नमस्कार। आज हम लोग बड़ा भयानक चैप्टर कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत बड़ा चैप्टर है। कोशिश करूंगा कि कम में इसको समेटा जा सके, बहुत ज़्यादा फिगर मैं नहीं बनाऊंगा। मार्क्स के पहले थोड़ी सी झलक ले लेते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा। रूसो कहता था कि प्रकृति को लौटो, प्रकृति को लौटो। वही आनंद आ रहा था, वही मजा आ रहा था। बेंथम कहता है कि आप बेवकूफ है, प्रकृति को नहीं लौट सकते। इसलिए जिसको जहां आनंद आ रहा है वो बता दे, वो कानून बना दिया जाएगा, वो लागू कर दिया जाएगा, लोगों के आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम मजा संबंधी कानून बना दिया जाएगा। बेंथम का जो चलवा था, कहा कौन बताना चाहेगा कि हमको कहाँ मजा आती है। अगर आप चाहते लोगों को मजा मिल सके तो लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इसलिए अपनी पुस्तक का नाम क्या लिखा? ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो कहता है व्यक्ति शरीर से, अपनी शरीर अपने मस्तिष्क क्या है? मालिक है। चाहे जो मर्जी करे सो करे, वो जुआ खेले, वो शराब पिए, वो काल गल बुलाए, किसी से कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए। टी.एच. ग्रीन कहता है जिस प्रकार की स्वतंत्रता की बात मिल करता है, अगर ऐसी स्वतंत्रता दे दिया गया तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, संकीर्ण प्रवृत्तियों का दास हो जाएगा, वो गुलाम हो जाएगा, वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। वो रास्ता उसका सही हो सके, उसके लिए स्वतंत्रता का वातावरण विकसित हो सके, समाज का कल्याण हो सके। इसलिए जरूरी है क्या? हस्तक्षेप। किसके माध्यम से? राज्य क्या करे? हस्तक्षेप करे, ऐसा वातावरण भी बनाए कि जो सद जीवन के मार्ग में बाधा आ रही है उसको बाधित करे, बाधाओं को बाधित करे। तो इस तरीके से कल्याणकारी राज का जनक कौन हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। इसी वातावरण में ही लोगों को स्वतंत्रता मिल सकती है। तो राज्य का कार्य क्या है? कल्याणकारी। तो कल्याणकारी राज का जनक ग्रीन। मार्क्स कहता है कि राज्य कभी भी कल्याण का कार्य कर ही नहीं सकता। राज्य पोषण नहीं, राज्य शोषण करता है। अगर हम जान लें कि राज्य का उद्भव कैसे हुआ तो समझ में आ जाएगा कि राज्य का कार्य पोषण है कि शोषण है। आइए आप मार्क्स का अध्ययन करते हैं। मार्क्स जर्मनी में पैदा था। इसकी कई पुस्तकें बड़ी फेमस हुई, जिसमें साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। याद रखिएगा, एक और पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये प्रूधो की है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी की बात की जाती है, उसे मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिल करके लिखा था। एंजल्स ब्रिटेन का था, ये मार्क्स का मित्र था। मार्क्स की प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए। जो सिद्धांत दिए गए उसमें ध्यान रखें कौन कौन सिद्धांत है, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, क्लास स्ट्रगल जिसको वर्ग संघर्ष कहा जाता है, सरप्लस मनी जिसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है, पूंजीवादी व्याख्या का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा, ये भी सिद्धांत दिए गए। राज्य और शासन संबंधी विचारधारा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, ये भी दिया गया। मार्क्स की पद्धति क्या थी, क्या कार्यक्रम था, ये भी उसके सिद्धांत दिए गए। उसके पहले सिद्धांत तरफ आते हैं जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है, जिसको डायलेक्टिक थ्योरी, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, द्वंद्ववाद। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि जो डायलेक्टिक थ्योरी मार्क्स की, उसने किससे नकल किया था? तो याद रखेंगे हीगल से नकल किया था। हीगल क्या कहता था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड डायलेक्टिक थ्योरी से ही संचालित होता है। सब कुछ क्या है? ईश्वर का अवतरण है। चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव है, सब के सब ईश्वर का अवतरण है। यहाँ तक कि राज्य भी, स्टेट भी, देश भी क्या है? ईश्वर का अवतरण। सब कुछ ईश्वर का अवतरण है। ये डायलेक्टिक थ्योरी के माध्यम से चलता है। डायलेक्टिक थ्योरी क्या है? डायलेक्टिक थ्योरी अगर हम लोग एक उदाहरण से समझे तो बड़ी अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। हालांकि मार्क्स ने तो गेहूं के बीज से बताया है डायलेक्टिक थ्योरी। कैसे? इसको जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाया गया, तो निश्चित रूप से लोगों के फेवर के लिए कानून बनाया गया। इसको देखिए, आप
पक्ष कह लीजिए, थोड़े समय के लिए समझने के लिए अभी क्लियर हो जाएगा। और ये जो कानून बना है क्या सर्वदा सबके लिए अच्छा ही होगा? नहीं, निश्चित रूप से इस कानून में कहीं न कहीं कमियां आना शुरू हो जाएगा। जब कमियां आना शुरू होगा तो इसका विरोध चालू होगा। जब विरोध चालू होगा तो यही क्या है, ये विपक्ष, ये विपक्ष है। अच्छा, जब विपक्ष है तो नया कानून बनेगा। जब नया कानून बनता है तो उस नए कानून को हम लोग समपक्ष कहते हैं। समपक्ष यानी सम इस बराबर, लोगों के पक्ष में आ गया। अच्छा, जो नया कानून है फिर ये क्या सर्वदा अच्छा ही होगा? निश्चित रूप से इस कानून में भी कोई न कोई कमियां आना शुरू हो जाएगी, इसका विरोध चालू हो जाएगा। जब विरोध चालू हो जाएगा तो ये रूप धारण कर लेगा, क्या पक्ष का रूप धारण कर लेगा, और इसका भी विपक्ष तैयार हो जाएगा, इसका भी विपक्ष तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से फिर क्या आएगा, समपक्ष आएगा। समपक्ष भी एक पक्ष का रूप धारण कर लेगा, लोगों के पक्ष में। नया कानून लोगों के पक्ष में हो गया, फिर इसका कभी न कभी क्या होगा, विरोध होगा। तो जब विरोध होगा तो उसी को विपक्ष बोलता है। अब जब नया कानून बनेगा वही क्या होगा, समपक्ष होगा। समपक्ष निश्चित रूप से आगे चल करके पक्ष का उदाहरण करेगा। तो ये देखिए डायलेक्टिक थ्योरी है। ये डायलेक्टिक थ्योरी सीधे नहीं चलती है, ऐसे चलती है, टेढ़े बड़े तरीके से चलती है। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। डायलेक्टिक थ्योरी टेढ़े बड़े तरीके से चलती है। इसको वाद, प्रतिवाद, संवाद के रूप में भी रख सकते हैं। मार्क्स ने गेहूं के बीज का उदाहरण से समझाया था, उसको भी बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए गेहूं का बीज ले लीजिए, ये देखिए पक्ष, गेहूं का बीज पक्ष है। फिर क्या होता है, जमीन में आपने गाड़ दिया तो धीरे धीरे अंकुरण तैयार होता है और ये पौधा बन जाता है। पौधा जब बन के तैयार हो गया तो ये क्या है, ये भी पक्ष, इसके अंदर विरोध हो रहा है लेकिन फट जाता है पौधा, वो बीज फटता है और पौधे का रूप धारण करता है। फिर क्या होता है, इसमें बालियां लग जाती है, गेहूं में बाली लग गई। जब ये बाली लग गई तो इसी को क्या कहता है, ये क्या है, ये समपक्ष है। समपक्ष आ गया, जो गेहूं की बाली है यही क्या है, समपक्ष है। अब इस बाली में से दाना निकाल लीजिए, आप लोग देखे होंगे, बाली देखे होंगे, इसमें से जब दाना निकाल लेंगे, एक बीज निकाल लेंगे, तो फिर यहाँ देखिए कि बीज आ गया, कहीं फिर गाड़ दीजिए इसको। तो जो समपक्ष है यही क्या रूप धारण कर ले रहा है, पक्ष का रूप धारण कर ले रहा। फिर गेहूं का बीज क्या करेगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा तो बाली बनेगी, बाली में से दाना निकालेंगे, पक्ष बनेगा। ऐसे उसने समझाने की कोशिश किया है। और क्या है, यहां पर मार्क्स और हीगल जो डायलेक्टिक थ्योरी है वो ठीक ऐसे ही चलती है, लेकिन विरोधाभास कहां आता है। हीगल ने कहा है कि जितना भी चीजें हैं इस संसार में विचार को बेस में रखता है, विचार को, यानी कहता है विचार पहले आते हैं, सामाजिक संरचना बाद में आती है। मार्क्स क्या कहता है, नहीं, पहले सामाजिक संरचना होती है उसके बाद विचार में आते हैं। इसको कैसे समझाने की कोशिश किया है, दोनों में विरोधाभास है। विचार को प्राइमरी मानता है हीगल, जबकि संरचना, स्ट्रक्चर को प्राइमरी मानता है मार्क्स। मार्क्स और हीगल में विरोधाभास है। हीगल कहता है जैसे विचार आते हैं वैसे ही व्यक्ति कार्य करता है। मार्क्स क्या कहता है, नहीं, जैसे व्यक्ति की सामाजिक संरचना होती है उसी के हिसाब से विचार आते हैं, उसी के हिसाब से कार्य करता है। इसको इस प्रकार से बताने की कोशिश किया है, जैसे उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि कौन मार्क्स क्या कह रहा है और हीगल क्या कह रहा है। हीगल ने विचार को प्राइमरी रखा, प्राथमिकता रखा, बेस बनाया विचार को। विचार कहाँ आते हैं, दिमाग में। मार्क्स कहता है कि मैंने हीगल के जो एक सिद्धांत दिया गया मैंने उसको सीधा कर दिया। क्या सीधा कर दिया, हीगल के माध्यम से देखिए, ये सर के बल खड़ा था। हीगल की जो थ्योरी थी वो सर के बल खड़ी थी। मार्क्स कहता है मैंने उसको सीधा कर दिया, ये पैर के बल कर दिया। ये मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। विचार को उसने क्या कर दिया था, प्राइमरी रख दिया था। कौन, हीगल ने। मार्क्स कहता नहीं, जैसी सामाजिक संरचना होती है वैसे ही विचार आते हैं। इसको आप परीक्षण भी कर सकते हैं। परीक्षण कैसे करेंगे, कभी आप रोड पर निकल जाइए,
ऐसा ही परीक्षण के लिए हीगल सही है कि मार्क्स सही है। देखेंगे कोई नाव की दुकान पड़ेगी, अगर आपको देख लिया तो वो नाव ऐसा उसका सामाजिक संरचना, उसके अंदर विचार क्या आएगा कि शायद कस्टमर आ रहा है बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने। ऐसे विचार क्यों आए? क्योंकि सामाजिक संरचना उसकी वैसी है। कोई टेलर की दुकान है, कोई पॉलिथीन आप लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर विचार आएगा शायद कपड़ा सिलवाने आ रहा है। कहीं दुकान कोई है, उसके यहाँ कोई जा रहा समझेगा कि हमारे यहाँ कोई कस्टमर आ रहा है। कोई सवारी ढोने वाली गाड़ी है, उसके जो गाड़ी का जो बैठे हुए हैं ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो चाहे जो भी हो, उसको लगेगा क्या कि हमारे यहाँ शायद कोई पैसेंजर आ रहा है। जहां आप जाएंगे जैसी संरचना रहेगी वैसे ही विचार आते हैं। एक बहुत बड़े अमीर घराने का जो लड़का होगा उसके अंदर कभी विचार नहीं आएंगे क्या एक छोटी सी नौकरी के लिए तैयारी करें। अमीर घर शादी होती, विचार अजीब तरीके से आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। आजकल दहेज का ही प्रचलन देख रहे हैं, जबकि बहुत गंदा विचार है, वैसे भी विचार आएंगे। एक भिखारी के यहाँ शादी होगी, कटोरा जैसा उसके विचार आएंगे। पूरे के पूरी सामाजिक संरचना यानी जो विचार आ रहा है सामाजिक संरचना पर ही डिपेंड कर रहा है, ऐसा वो बतलाता है। फिर देखेंगे कि हीगल ने कहा कि पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। मार्क्स कहता है नहीं, भगवान तो होता ही नहीं है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड पूरा का पूरा संसार क्या है? भौतिक है, फिजिकल है। पूरी दुनिया फिजिकल है, कहीं भगवान का स्थान नहीं है। तो इस तरीके से पूरे विश्व की व्याख्या भौतिक तरीके से करता है। मार्क्स नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, कहा पूरी दुनिया क्या फिजिकल है। इसीलिए इसके दर्शन को भौतिकवादी दर्शन कहते हैं, भौतिकवादी मार्क्सवादी कहा जाता है। अब कहते हैं कि मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो किया है, आर्थिक नियतिवाद इसको बोला जाता है। जैसे उसका दूसरा सिद्धांत क्या है? इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। कहता है मार्क्स क्या कि मानवीय क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो नैतिकता, धर्म और राष्ट्रीयता से नहीं प्रभावित होती, बल्कि केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। उदाहरण से जैसे देखिए, गांधी जी नंगे पांव चले, आइडियल बन गए। अरे नंगे पांव तो कितने गरीब लाखों लोग चल रहे हैं, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, लेकिन वो आदर्श नहीं बन पाए। गांधी जी क्यों बने? क्योंकि वो बैरिस्टर थे अपने जमाने में, अपने जमाने में लंदन पढ़े थे, बहुत पैसे वाले थे, इसलिए आदर्श बन गए। महात्मा बुद्ध धर्म चलाए, महावीर धर्म चलाए, फैल गया क्योंकि राजा के लड़के थे, कृष्ण दुपट्टा खींच लेते थे, आइडियल बन गए। आप खींच के दिखाइए, वो पुलिस वाले मारेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो राजा थे, राजा के लड़के थे। प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। अरे झाड़ू तो बहुत से लोग लगाते हैं, सुबह सुबह रोज लगाते हैं, कौन आइडियल बन पाता है? अमीर लड़की जब डेट पर जाती है तो आदर्श तरीके से देखा जाता है, गरीब लड़की डेट पर जाती, देखिए कैसे समझ में आएगा? बड़ा बाबा छोटा बाबा पैसे से होता है, कौन कह रहा है? मार्क्स। बड़ा बाबा कैसे बन जाता है? आप प्रयोग करना चाहिए तो कर लीजिए, बहुत बड़ा पैसे वाले आप हैं, आप वस्त्र धारण कर लीजिए बाबा वाला, आप खूब बड़ा पंडाल लगा लीजिए, तंत्र मंत्र यंत्र का इस्तेमाल करिए, आप उसके बाद बाबा बन जाइए। खूब तंत्र मंत्र चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट चल रहा है और टेंट लगा हुआ है, काजू बादाम दीजिए प्रसाद में, लोगों को भोजन कराइए, देखिए भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी, लाइव टेलीकास्ट चालू हो जाएगा, अब आप बड़ा बाबा बन जाएंगे। भले कुछ ना बोलिए, बस ऐसे करते रहिए बड़ा बाबा। एक कोई गरीब आदमी है वो चिरकुट बाबा हो जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ भीड़ नहीं लगे। क्यों भीड़ नहीं लगेगी? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खुद ही सोच रहा है क्या कि बाबा क्या भंडारा चालू हो तो चल करके हम भोजन करें। तो इस तरीके से मार्क्स बताता है कि चाहे जो कुछ क्रियाएं हैं सब की सब अर्थ से डिसाइड होती है। नैतिकता का निर्धारण अर्थ ही करता है, नैतिकता कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं होती, नैतिकता का निर्धारण एलीट क्लास चलता है। मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की और भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। वो 6 अवस्थाएं कौन सी, इसको जरा देखिएगा। पूरे इतिहास की जो व्याख्या किया 6 अवस्थाओं में किया, वो 6 अवस्थाएं कौन सी हैं इसको जरा देखिए। यहीं से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। जो 6 अवस्थाएं मार्क्स ने बतलाई है, जिसमें सबसे पहली अवस्था होती है आदिम साम्यवाद का। पहली अवस्था आदिम साम्यवाद।
दूसरी अवस्था दास अवस्था की होती है। तीसरी अवस्था सामंतवादी अवस्था। चौथी अवस्था पूंजीवादी अवस्था। पांचवी अवस्था क्या आएगी? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या मजदूरों की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। और छठवीं अवस्था आएगी आधुनिक साम्यवाद। आधुनिक साम्यवाद। इस तरीके से पूरी इतिहास की 6 अवस्थाओं में मार्क्स वर्णन करता है और एक एक अवस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं आदिम साम्यवाद की तरफ। मार्क्स कहता है कि आदिम साम्यवादी में कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी, कोई विवाह प्रथा नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, सब लोग खुशहाल थे, मिलजुल के रहते थे, कोई वर्ग नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। तो कोई वर्ग नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, सब लोग आराम से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, फिर दूसरे जगह जाएंगे तो यहाँ भी जनसंख्या बढ़ाएंगे। जनसंख्या बढ़ी रही है, देश में आज भी बढ़ रही, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसमें भी विरोध हो रहा है। मत पूछिए क्या हो रहा, देखते रहिए। तो क्या हो रहा? जब जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन तो वही है, संसाधन सिमट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन सिमटते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए इसकी वजह से होगा क्या? मार्क्स ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया। जो सवाल पूछे जाते हैं मैं लिख दे रहा हूं यहाँ। सबसे पहले क्या आता है? वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज आता है। यहाँ देखिए वर्ग विहीन समाज था, कोई वर्ग नहीं था। फिर उसके बाद क्या आया? इनके अंदर भाव आया क्या? निजी संपत्ति का भाव। संपत्ति पहले भी था लेकिन वो प्राकृतिक था। निजी संपत्ति का भाव आया, ये जंगल मेरा हो जाए, ये जमीनें मेरी हो जाए। निजी संपत्ति के भाव आने से क्या हुआ? संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा। संघर्ष होगा निश्चित रूप से, तो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। एक जीतेगा एक हारेगा। जो जीतेगा वो मालिक बनेगा, तो जो जीता वो स्वामी बन गया, जो हारा उसको दास बना लिया गया। अब यहां देखिए वर्ग का उद्भव कब हो रहा है? जब समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। अब इसी को वर्ग बोलते हैं। या अभी देखिए जो स्वामी वर्ग है वो क्या सोचता है? कभी दास बदला न ले ले हमारा, तो राज्य का आविष्कार करता है। राज्य बनाया गया है, राज्य भगवान ने नहीं बनाया है, राज्य इंसान ने बनाया है। और किसने बनाया? किस वर्ग ने? स्वामी वर्ग ने बनाया है। और इसका कार्य क्या है? शोषण। ये शोषण करेगा, राज्य के माध्यम से शोषण करेगा। तो यहां देखिए सवाल पूछे जाते मैं बता दे रहा हूं क्रम समझने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ऐसे आप सजा लीजिएगा। पहले वर्ग विहीन, फिर निजी संपत्ति का भाव, फिर संघर्ष होता, फिर वर्ग बनता है। वर्ग बनेगा तो राज्य। राज्य कब आया? जब वर्ग बना। पहले वर्ग है कि राज्य है? तो याद रखिएगा पहले वर्ग है। पहले वर्ग है कि संघर्ष है? पहले संघर्ष है। संघर्ष है कि निजी संपत्ति है? निजी संपत्ति। उसके पहले क्या है? वर्ग विहीन समाज है। अगर आप कंसेप्ट समझे हैं तो कहीं सवाल हल करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस प्रकार से मार्क्स ने बतलाया अवस्था। फिर क्या कहता है? धीरे धीरे क्या? अब यहाँ पर देखिए वर्ग बना, एक स्वामी बन गया, एक दास बन गया। तो ये वर्ग आ गई, इसमें 2 वर्ग आ गया। इसमें एक ही वर्ग था, इसमें 2 वर्ग आ गया, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। फिर क्या कहता मार्क्स? धीरे धीरे कृषि का आविष्कार होता है। कृषि पर जमीनों पर कब्जा कौन करेगा? जो यहाँ स्वामी है। तो स्वामी किस में कन्वर्ट हो गया? सामंत में। सामंत में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सामंत बन जाता है। जो दास था उसको कृषक बना देता है, वो कृषक हो गया। तो समाज 2 वर्गों में बना हुआ है। यानी यहाँ उत्पादन के जो साधन है
उसमें परिवर्तन होने से अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उत्पादन के साधन अब किसके पास आ गया? सामंत के पास आ गया, तो सामंतवादी व्यवस्था हो गई। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब यहां देखेंगे, जब वर्ग बन रहा तभी राज्य आ रहा। वर्ग का उद्भव कहां हो रहा है? दास अवस्था में। क्या इसमें राज्य था? नहीं, क्योंकि वर्ग ही नहीं था। अब धीरे धीरे क्या होगा, कहते हैं मनुष्य का दिमाग बहुत विकसित होता है। अब वो विकसित होगा तो उसका उपयोग करेगा। धीरे धीरे उद्योग लगेंगे। जब उद्योग लगेंगे तो उद्योग लगाएगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास था? सामंतों के पास था। तो ये सामंत क्या हो जाएगा? एक पूंजीपति हो जाएगा। पूंजीपति। और जिसके पास पैसा नहीं वो काम करेगा। कृषक के पास पैसा नहीं था तो कृषक क्या बन जाएगा? लेबर बन जाएंगे। उनके लड़के लेबर बन जाएंगे। तो इस तरीके से पूंजीवादी अवस्था में एक स्वरूप बदल जाता। उत्पादन के जो साधन है परिवर्तन होने से अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। अब देखिए पूंजीवादी अवस्था मार्क्स ने क्या बताया है, बहुत व्यापक अवधारणा प्रस्तुत किया है, उसको देखेंगे। राज्य जो है किसके लिए? शोषण के लिए है, केवल शोषण के लिए। कौन बता रहा है? मार्क्स बता रहा है। राज्य का काम कभी पोषण हो ही नहीं सकता। राज्य का काम केवल शोषण है। कैसे शोषण करेगा? कहता राज्य पूंजीपतियों का है, विधायिका पूंजीपतियों की है, कार्यपालिका पूंजीपतियों की है, न्यायपालिका पूंजीपतियों की है, पुलिस पूंजीपतियों की है। कैसे? अब कहता है जो विधायिका कानून बनाएगी वो पूंजीपतियों के हित बनाती है, और जो विधायिका कानून बनाएगी कार्यपालिका उसको लागू करती है। वो कार्यपालिका वही लागू करेगी जो विधायिका कानून बनाई है। विधायिका कानून वही बनाती है जो पूंजीपतियों के हित में होता है। पूरा कंट्रोल किसका होता है? पूंजीपतियों का होता है। फिर क्या है? जो कानून बना दिया गया अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको सजा सुना देगी, उसको कैद कर लेगी। पुलिस वाले क्या करेंगे? जो लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो नहीं करेगा पुलिस वाले पिछवाड़े मार मार करके लाल कर देंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर जानते हैं, केवल जो कानून बना है उसको लागू कराना उनको, और कुछ नहीं जानते। कहते हैं इस प्रकार से पूरी व्यवस्था होती है। किसका? राज्य का। राज्य क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। पोषण किसका कर रहा है? पूंजीपतियों का। आप देखिए फार्म डलवाए जाते हैं, 75 फार्म डलवाए जाते हैं। प्रदेश एक ही है, 75 फार्म क्यों डलवाते हो? प्रदेश एक है तो एक ही फार्म से काम चल सकता है। दिमाग लगाइए अगर कल्याणकारी राज्य है तो। अब 75 जिलों में दौड़ाया जाता है काउंसलिंग के लिए, जबकि ऑनलाइन काउंसलिंग संभव क्यों नहीं कराया जाता? आप फॉर्म डालते, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता। फॉर्म से जोड़ लीजिएगा कभी, क्या उतना पैसा खर्चा कर सरकार करती है? नहीं। तो क्या हम इसको कल्याणकारी राज्य बोल सकते हैं? नहीं। मार्क्स कह रहा नहीं, ये शोषण करती है। अगर कभी कल्याण कर भी देती है तो इसके पीछे भी याद रखिएगा वो पोषण नहीं होता। वो क्या होता है? वो शोषण होता है। वो चारा डालती है ताकि लोग क्रांति न कर दें, वो वफादार बने रहें। जैसे मान लीजिए कोई कबूतर हो, उसका पखना उखाड़ दीजिए। अब पखना उखाड़ देंगे, अब चारा डालते रहिए तो कबूतर वफादार हो जाता है, आपके इर्द गिर्द ही बना रहेगा और जानेगा हमारा मालिक बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि चारा देता है। ये मानसिक भ्रम बन जाता है। कौन कह रहा है? मार्क्स कह रहा है। अब इस तरीके से क्या होगा? पूंजीपति इंडस्ट्री लगाएगा। जब इंडस्ट्री लगाएगा तो वो कल्याण के लिए नहीं, वो किसके लिए लगाएगा? वो केवल लाभ के लिए लगाएगा और अपने लाभ के लगाएगा, वो राष्ट्र हित में नहीं लगाता है। मार्क्स कहता है पूंजीपति शोषण के लिए, अपने लाभ के लिए इंडस्ट्री लगाता है। जब इंडस्ट्री लगाएगा तो उसमें क्या करेगा? रखेगा, लोग अपना काम करें और पैसा प्राप्त करें। तो उसे मजदूर लगेंगे, मजदूर काम करेंगे, और जब मजदूर काम करेंगे तो उसको मार्क्स ने कैसे बतलाया है जरा इसको देखिएगा। यहीं से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। मार्क्स कहता है कोई पूंजीपति 50 रुपया मान लीजिए कच्चा माल में लगाया और 50 रुपया मजदूरी दे दिया, तो इन्वेस्ट जो किया है वो 100 रुपए का किया है। अगर 500 रुपए में सामान वस्तु बेची जाती है तो 400 रुपए का फायदा हुआ। ये 400 क्या है? यही अतिरिक्त मूल्य है। यही अतिरिक्त मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत
मार्क्स ने दिया यही अतिरिक्त मूल्य है। ये अतिरिक्त मूल्य किसके परिश्रम का परिणाम था? ये मजदूरों के परिश्रम का परिणाम था। परंतु कौन रख लेता है? पूंजीपति रख लेता है। 100 लगाया तो 400 फायदा कमाया, 400 लगाएगा 1600 फायदा कमाएगा, 1600 लगाएगा 6400 फायदा कमाएगा, और इस तरीके से उसकी गिनती मुझे नहीं आती। मार्क्स कहता है क्या? इस तरफ पैसों का केंद्रीकरण होता चला जाएगा, पूंजीपतियों में पैसा केंद्रित होता चला जाएगा, इतना ज्यादा केंद्रित हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा कि इस पैसे से अब मशीन लगाएंगे। जो ही मशीन लगाएंगे, जो ही मजदूरों की छटनी होगी, और जब मजदूरों की छटनी होगी तो वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। वो क्या समझेंगे? ये भाग्य है, ये भगवान ने दिया है ऐसा सजा। तो भगवान मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, जब अपने धार्मिक स्थल जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान कहीं लटका दो, कहीं लटका दो ताकि खर्चा चलता रहे, बीवी बच्चे को जीवन बचा रहे। और कई बार सोचते पंखे में लौटा दो, पंखे में ही लटका दो, यानी पूरी तरीके से भगवान को बरमा लेते हैं। जितना ज्यादा सजा कोई देता है, यानी जितना ज्यादा सजा उसको मिलेगी, उतना ही आस्थावान हो जाता है। कोई व्यक्ति छत से गिर गया, या ट्रेन जा रही है, एक पैर कट गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको जितने देखने वाले आते हैं क्या कहते हैं? भगवान तुम्हारे साथ था, जान बच गई। छत से गिर गया, पैर टूट गया, मरा नहीं, जान बच गई, भगवान तुम्हारे साथ था। ट्रेन से पैर कट गया, एक बाकी जीवन बचा हुआ है, जान बच गई। कौन? भगवान तुम्हारे साथ था। अगर भगवान तुम्हारे साथ था तो कटवाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भगवान साथ था, या तो कहो भगवान साथ नहीं था। ये मार्क्स ने बड़ा अजीब अजीब व्याख्या किया है। इस तरीके से मार्क्स ने क्या कहा कि ये पूंजीपति लाभ के लिए केवल मशीन लगाता है। मशीन को तो वरदान मानता है मार्क्स, मानव सभ्यता के लिए वरदान है, परंतु इसका उपयोग आवश्यकता आधारित होना चाहिए, लाभ आधारित नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य और पूंजीपति कैसा इस्तेमाल करते हैं? केवल लाभ आधारित करते हैं। अब कहते हैं क्या? जब अकुशल मजदूर को हटा दिया जाएगा, अब वो बेरोजगार हो जाएंगे और हाथ जोड़ते रहेंगे माई बाप, लेकिन फिर भी निकाला जाएगा। कितना वो हाथ पैर जोड़ो, निकाला ही जाएगा। फिर उसके बाद और लाभ कमाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें चाहिए ताकि और ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ऑटोमेटिक मशीनें कुशल मजदूर देंगे, इसलिए कुशल मजदूर के बी.टेक, एम.टेक, IIT, रुड़की, इस प्रकार के चीजों की तलाश करेगा। दुनिया से जो इंजीनियर आए वो ताकि ऑटोमेटिक मशीनें दें, ऑटोमेटिक मशीनें देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और लाभ कमाना चाहेगा, और मार्केट चाहिए। जब और मार्केट चाहिए तो वहीं से शुरू होगा क्या? ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण चालू होगा। अपने सामान को दूसरे देश में बेचना चाहेगा। जब दूसरे देश में बेचना चाहेगा तो क्या करेगा? उस काम वहां भी अर्थ का उपयोग करेगा। कैसे करेगा? जैसे मान ले किसी पूंजीपति के पास 100 कंपनी है, काम कर रही है, एक कंपनी वहां खोलता उस देश में जो दूसरे देश में, और वो सामान जो प्रोडक्शन दे रहा वही सामान वहां अगर बिक रहा है तो अपना सामान कैसे बिके उसके लिए क्या करता है? अपना मार्केट कैसे बने उसके लिए क्या करता है? अपना साम्राज्य कैसे विस्तारित करे कैसे करता है? वो क्या करेगा? डंपिंग लागू करेगा। डंपिंग मतलब जिस रेट पर वहां बिक रहा उससे कम पर। डंपिंग का मतलब घाटा पर अपने सामान को बेचना। जब घाटा पर अपने सामान को बेचेगा तो क्या होगा? वो कंपनी टूटने लगेगी। लेकिन कैसे मालूम कि जो घाटा बेच रहा सामान अच्छा है? उसके लिए क्या अपनाता है? वहां के हीरो को, वहां के हीरोइन को, वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वहां के ऐसे पॉपुलर लोग हैं, उनको खरीद लेता है पैसे से और उनके माध्यम से प्रचार करवाता है। अब तो आप खरीदेंगे। ये हीरो हीरोइन देशभक्त नहीं होते, अवसरवादी होते हैं। किसके नजरिए से? मार्क्स के नजरिए से। जो पैसा दे देगा उसी का प्रचार करना शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब आप सामान खरीदेंगे। और क्या करता है? विश्व सुंदरी का प्रतियोगिता आयोजन कराता है, मिस यूनिवर्स का आयोजन करवाता है। क्यों? विश्व सुंदरियों का आनंद लेना चाहता है, विश्व सुंदरियों के माध्यम से प्रचार करना चाहता है, विश्व सुंदरियों के माध्यम से मार्केट तैयार करना चाहता है। याद रखिएगा, चाहे विश्व सुंदरी का मामला हो, चाहे मिस यूनिवर्स का मामला हो, विवाहित नहीं होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। अगर पता चल गया विवाहित तो उसको भगा देगा। 6 महीने तक प्रतियोगिता चलती है और शादी होने के उपरांत
6 महीने तक शादी, वो क्षमा चाह रहा हूं, मेडल देने के उपरांत 6 महीने तक शादी वो नहीं कर सकती। अगर वो शादी कर लेंगे मेडल को छीन लिया जाता है। इस तरीके से माहौल बनाता है। अब उनके माध्यम से प्रचार करवाएगा। जैसे मान लीजिए फेयर एंड लवली का ही प्रचार कराना है, अगर मिस यूनिवर्स प्रचार करेगी, ये लगा लो 7 दिन में क्या हो जाओगी, फुल एचडी हो जाओगी, तो लड़कियां खरीदना शुरू कर देंगी। आप बताइए फुल एचडी अगर होता तो साउथ अफ्रीका वाले कभी फुल एचडी हो गए, आज तक फुल एचडी हुए नहीं। तो ये कहते पूरे तरीके से माहौल बनाता है। अब देखिए चीन वाला हमारे यहाँ आईपीएल करवाता है, हमारे यहाँ कबड्डी करवाता है, जबकि चीन को हम दुश्मन बोलते हैं, और उन्हीं लोगों के सामान का प्रचार हमारे देश के हीरो हीरोइन करते हैं। मार्क्स कहता पूरे विश्व में होता है, सिर्फ यही की बात नहीं, पूरे विश्व में ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। क्योंकि क्या, ये पूंजीपतियों का देश होता है। हर देश क्या है, पूंजीपतियों का देश है। कहता है इस तरीके ग्लोबलाइजेशन होगा। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फिर एक दूसरे से क्या होगा, बढ़ते चले जाएंगे। अब वहां कंपटीशन चालू होगा। अब क्या हुआ, अकुशल मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, अब धीरे धीरे कुशल मजदूर भी बेरोजगार होंगे। कैसे, चूंकि ऑटोमेटिक मशीनें वो दे चुके हैं। और जैसे जैसे लोग बेरोजगार होंगे वैसे वैसे भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी विपदा काटो, भगवान के ऊपर आस्था है। मार्क्स कहता है क्या, भगवान होता ही नहीं है। धर्म क्या है, नशा है। धर्म क्या है, अफीम है। धर्म क्या है, मानसिक बीमारी है। मार्क्स नास्तिकवादी था, वो भगवान को नहीं मानता, वो धर्म को केवल नशा मानता है, मानसिक बीमारी मानता है। जैसे मार्क्स के ही नजरियों को थोड़ा सा हम लोग ढाल के देखते हैं। संतोषी माता की पिक्चर आप लोग जानते हैं, आई थी। एक औरत बहुत पूजा करती संतोषी माता का, और उस औरत के यहाँ बहुत से लोग आ गए खाना खाने के लिए, मेहमान आ गए। वो औरत परेशान हो गई कि इतने लोगों का हम भोजन कैसे कराएंगे। तो क्या हुआ, संतोषी माता को याद करती है। आटा आ जाता है, दाल चावल आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है, सब आ जाती है, बेलना चौका आ जाता, आटा गूंद दिया जाता, फटफट चलने लगता है, पूरी तरीके तैयार हो जाता, पूरी छना जाती, उड़ उड़ के निकलने लगती है, एकदम सब कुछ होता है इस प्रकार से। और गज गया। आप बताइए, इतना पूजा करते हैं, कभी ऐसा हुआ आज तक कि रोटी अपने आप बेला गई हो, कभी कोई भगवान प्रकट हुए, कभी न पूरी छनाई, कुछ नहीं हुआ। मार्क्स कहता केवल केवल मानसिक बीमारी और कुछ नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य समस्या ग्रस्त होगा वैसे वैसे आस्थावान हो जाता है, ये ब्रेन वॉश हो जाता है। और ब्रेन वॉश क्या होता है, कई तरीके से ब्रेन वॉश पूंजीपति कर भी देता है। देश के बॉर्डर पर जो जवान रहते हैं उसके विषय में बताएगा, कैसे कैसे रहते हैं। प्रजातंत्र के विषय में बताएगा। प्रजातंत्र के विषय में क्या कहता है, कहा जाता है प्रजातंत्र जहां जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। मार्क्स कहता है कभी जनता का शासन हो ही नहीं सकता। जनता ये डिसाइड करती है कि अगली बार हमारा शोषण कौन करेगा। मार्क्स के नजरिए से जरा देखने की कोशिश करिए। दुनिया के किसी बॉर्डर पर कम पढ़े लिखे लोगों को लगाया जाता ताकि दिमाग न लगा सके, उनको शराब प्रोवाइड कराया जाता है। याद रखिएगा, उनको शराब, ताकि बीवी की जो ही याद आए, घर वाले की जो ही याद आए, 4 पैक मार ले। और कई जगह तो ऐसे होते हैं, कई देश शराब के साथ साथ सुंदरी भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि पत्नी की भी याद ना आए। अगर मार्क्स के नजरिए से देखें, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस तरीके से ब्रेन वॉश की जब बात आती है, धर्म क्या है, ब्रेन वॉश। जाति क्या है, ब्रेन वॉश। ये सब क्या है, जाति धर्म संप्रदाय, जो ये सब क्या है, ब्रेन वॉश है। मार्क्स के नजरिए से देखें, सब ब्रेन वॉश है। आप देखिए हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, अगर नर्स बच्चे को बदल दे, मुसलमान का हिंदू के यहाँ कर दे, हिंदू का मुसलमान में कर दे, मुसलमान का बच्चा हिंदू के यहाँ चला आएगा, अब वो पालन पोषण हिंदू के यहाँ होगा। 30 साल के बाद कहा जाए तुम मुसलमान हो, भैंसा खाओ, तो नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुका है। पिता भी क्या है, ब्रेन वॉश है, परीक्षण नहीं करता। लोग कह देते तुम्हारे पापा। बच्चा क्या देखता, जिस प्रकार देखता है उसी को पापा बोल देता है। लोग डांट देते, ये पापा नहीं, ये पापा। कई बार मम्मी का सर नीचा हो जाता है, इसी जगह पापा बोल देता है। तो पापा क्या है, ब्रेन वॉश। तो ये जाति क्या है, ब्रेन वॉश। धर्म क्या है, ब्रेन वॉश। मार्क्स क्या कहता है, ईश्वर भी क्या है, ब्रेन वॉश, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश। और उसमें ब्रेन वॉश में योगदान देने वाले कौन लोग होते हैं, नेता लोग भी होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं, नेता। आप देखिए देशभक्ति सिखाते हैं किसको, जवानों को।
और देश के जितने भी नेता होते हैं, आप उठा के देखिए, जिस समय राजनीति में प्रवेश किए थे उस समय संपत्ति कितनी थी और आज कितनी संपत्ति हो चुकी है। वो देशभक्त नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो न करे वो देशद्रोही है। आप बताइए, फॉलो करते हैं? किसे फॉलो करवाते हैं? जवान से। खैर छोड़िए, ये मार्क्स के नजरिए की बात है। मार्क्स क्या कहता है? इस तरीके से क्या होगा, जो पूंजीवादी अवस्था में जब भूमंडलीकरण होगा, पैसा खूब कमाएंगे। जब पैसा खूब कमाएंगे तो नतीजा क्या होगा? सबसे पहले अकुशल मजदूर बर्बाद होंगे, बेरोजगार होंगे, फिर कुशल मजदूर बर्बाद हो जाएंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले विश्व में, अगर हम पूरा इसको विश्व मान लें, विश्व में, तो सबसे पहले अकुशल मजदूर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। दिन रात प्रार्थना करते हैं, हाय भगवान कहीं सेट करवाई दो। चारों तरफ विकास हो रहा है, मशीनें काम कर रही, एक से एक जेसीबी मशीन आ गई हैं कि हजार हजार लोगों का, 100 लोगों का काम अकेले ही कर देती हैं। ऐसी मशीनें हो सकता है पूंजीपतियों के पास हजारों हो। वो पैसों का केंद्रीकरण हो रहा है। आज विश्व में 90% जितना पैसा लोगों के पास, पूरे वर्ल्ड में याद रखिएगा, 10% पूंजीपतियों के पास आ गया है। आगे आने वाले वक्त में 99% पैसा जितना पूरे विश्व के लोगों के पास होगा, केवल 1% पूंजीपतियों के पास वो आ जाएगा। केवल 1% बचेंगे वो पूंजीपतियों के पास पैसा आ जाएगा। मार्क्स के नजरिए से देखते हैं तो ऐसे हो जाएगा। धीरे धीरे पैसों क्या हो, सेंट्रलाइजेशन होता चला जा रहा है। जबकि कल्याणकारी राज्य कहा जाए तो पैसों का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इस तरीके से सबसे पहले अकुशल मजदूर बर्बाद हुए, फिर उसके बाद कुशल मजदूर बर्बाद होंगे। फिर क्या होगा, जो कंपनियां हैं वो डूबेंगी। कंपनियां क्या करेंगी? डूबेंगी। कंपनियां क्या करती हैं? ब्रेन वॉश करने के माध्यम से आपको अपने तरफ आकर्षित करती हैं। भारत का ही देखिए, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन बढ़ावा किसको दिया जाता है? क्रिकेट को। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में 6 बॉल पर प्रचार करने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा रन बनाने के लिए 20-20 चालू कर, बाउंड्री छोटी कर दी जाती है, सीएल गर्ल बुला दिया जाता है, उसी में प्रचार करेंगे, अपना सामान बेचेंगे। तो पूंजीपतियों की चाल होती, किसके नजरिए से? मार्क्स के नजरिए से ये चाल होती है। और आप लोग भी वही सामान खरीदेंगे जो प्रचार होगा। मनुष्य का स्वभाव हो जाता है, उसको किसी चीज को 1000 बार कह दे अच्छे लोग ये सही है तो सही लोग मानने लगते हैं। इस तरीके से क्या होगा, छोटी छोटी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। ऑटोमेटिक मशीनें आने से छोटी छोटी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि इनके सामान महंगे पड़ेंगे। जो ऑटोमेटिक मशीनें वाले उनके सामान सस्ते पड़ेंगे। साथ साथ उनके सामान का प्रचार करने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बना दिए जाते हैं। अब इस तरीके से पूरे विश्व में गरीबी बढ़ती चली जाएगी। कुछ पैसे मिलेंगे तो केवल दाल रोटी में चला जाएगा, लोग समस्याग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बर्बाद हो रहे हैं, इनकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। यानी खरीदने की शक्ति कम होती चली जा रही है और इनके पास प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया? क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ग्लोबलाइज है, उनको सामान बेचने वाले लोग हैं और यहाँ परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है। समझिएगा इस बात को। जब परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सामान ज्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से मंदी आ जाएगी। मंदी, इसको बोलते हैं क्या? विश्व मंदी। पूरे वर्ल्ड में आएगा, वर्ल्ड रिसेशन आएगा। परचेजिंग जब कम होती है तो मंदी आती है, उसी को मंदी बोलते हैं, उसी को रिसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और ये पूरे विश्व स्तर तक आएगी तो ये आएगा विश्व मंदी। पूरे विश्व मंदी आ जाएगी। क्यों आया? क्योंकि परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो गई। क्यों कम हो गई? बेरोजगार हो गए, छोटी छोटी कंपनियां डूब गई, लोग रोजगार चले गए और यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया? क्योंकि इनके पास ऑटोमेटिक मशीन है। अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स कहता है कि ये लोग, यहां से ले फिगर देखिए, ये लोग सर्वहारा वर्ग बन जाएंगे, सर्वहारा वर्ग। और ये जो है बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, ये बुर्जुआ वर्ग हो गया। यहां सवाल पूछे जाते हैं, बुर्जुआ वर्ग ये हो गया, सर्वहारा वर्ग हो गया, यहां से लेके यहां तक। अब मार्क्स क्या कहता है? ऐ दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है।
क्या है तुम्हारे पास खोगे। इसलिए ऐ दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, उठा लो हथियार, काट डालो इनको। क्योंकि समझाने जाओगे तो पुलिस उनकी है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, राज्य उनकी है। तो कहते हैं कुछ मत समझाओ, हथियार उठा लो और काट डालो सीधे। इसलिए इनके झंडे का रंग लाल होता है। जितना ज्यादा खून देखते हैं उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जब काट डालोगे उसके बाद क्या होगा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आ जाएगी, मजदूरों की तानाशाही आ जाएगी। याद रखिएगा, वर्ग यहां भी था, वर्ग यहां भी है, वर्ग यहां भी है। तो वर्ग है तो राज्य है, लेकिन सर्वहारा वर्ग में जो राज्य का काम होगा वो मार्क्स कहता है शोषण का नहीं, बल्कि वर्गों के खात्मा के लिए काम करेगा। और कहता है कि काट डालो अमीरों को, जो बचे उनको दबाए रखो। तब तक दबाए रखो जब तक अपने आप को श्रमिक स्वीकार न कर लें। जब अपने आप को भी श्रमिक स्वीकार कर लेंगे तब वर्ग का खात्मा हो जाएगा। केवल एक वर्ग रहेगा, वो श्रमिक वर्ग रहेगा। तो याद रखिएगा, सर्वहारा वर्ग में भी राज्य है। सर्वहारा वर्ग में राज्य का काम क्या है, शोषण नहीं, वर्गों खात्मा। सर्वहारा वर्ग में मार्क्स कहता है लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और जितना कार्य किए कार्य के अनुसार प्राप्त करेंगे। जबकि आधुनिक साम्यवाद में क्षमता के अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। ये आधुनिक साम्यवाद में केवल एक वर्ग है। वो कौन सा वर्ग है, वो श्रमिक वर्ग है। जब वर्ग नहीं, वर्गों का खात्मा है, तो राज्य का भी क्या हो गया, खात्मा हो गया। वर्ग का भी खात्मा हो गया, शोषण का भी खात्मा हो गया। शोषण कौन कर रहा था, राज, ये खात्मा हो गया। तो क्या हो गया, ये साम्यवाद आ गया। लेकिन कैसा साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद। तो आदिम साम्यवाद में भी शोषण नहीं होता था, आधुनिक साम्यवाद में शोषण नहीं होगा। ऐसा मार्क्स ने वर्णन किया है। और मैं बता दूं, और यहां पर कहता है कि मार्क्स वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, कोई शोषण नहीं होगा, लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। और मार्क्स का जो धर्म ग्रंथ है साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता, जो 1848 में प्रकाशित होता है। मार्क्स के विचारों से लेनिन बड़ा प्रभावित था। लेनिन ने, याद रखिएगा, लेनिन ने जब ये पूंजीवादी अवस्था की बात लेनिन ने भी किया, मार्क्स की बातों का समर्थन किया। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो लेनिन क्या कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होगी। और देखिए, साम्राज्यवाद होता, पूंजीवाद टूट जाता, धराशायी हो जाता, फिर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आती है। तो लेनिन क्या कहा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होगी। केवल सामान का ही निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि समस्याओं को भी निर्यात करते, समस्या बढ़ती चली जाती है। लेनिन पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसने मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप देने वाला 1917 में, जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, ये लेनिन ने ही किया था। ये भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। पुस्तक लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन, बड़ी यानी जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, लेनिन ने परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक। उसके पुस्तक का नाम क्या है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। अब देखेंगे, जो ये अवस्था आ गई जब क्षमता के अनुसार लोग काम करेंगे, आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे, इसमें शोषण समाप्त हो गया, ये आधुनिक साम्यवाद, राज्य लुप्त हो गया। और मार्क्स कहता है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो गई। और इस तरीके से वैज्ञानिक समाजवाद, इसी को वैज्ञानिक समाजवाद बोला जाता है। मार्क्स एंजल्स दोनों जुड़े हुए हैं। इस तरीके से सिद्धांत दिया मार्क्स, बड़ा भयानक सिद्धांत दिया, बहुत लंबा, लेकिन समेटने की कोशिश किया हूँ। आप रिवाइज कर लीजिएगा पुस्तक है मेरी, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लास में तो लंबा चलता है। मैक्सी क्या कहता है, मैक्सी एक नाम है, कहता है कि मार्क्स को लाखों लोग देवता की तरह पूजते हैं और लाखों लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं। अब ये देखते हैं कि वास्तव में मार्क्सवाद इतना भयानक जो थ्योरी दिया, ये वास्तव में क्या है। अगर हम देखें, यूएसए में इसको बिल्कुल नफरत किया जाता है, यूएसए मतलब अमेरिका, जबकि यूएसएसआर में मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप लेनिन देने वाला था। अब देखेंगे यूएसएसआर टूट गया, यानी पूंजीवाद वहां आ गया, कम्युनिस्ट क्या हो गई, समाप्त हो गई, साम्यवाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। मैं बता दूं, लोगों के मन मस्तिष्क में कभी भी समाजवाद व्यवस्था होती ही नहीं है।
सब के सब क्या, मैं जरूर इस तरीके से मैं समझाया हूं, लेकिन बता दो कभी मार्क्सवाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? राज को कल्याणकारी जो कहा जाता बिल्कुल बना रहेगा। मार्क्स केवल दो वर्ग कहता, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, जो वास्तव में तीन वर्ग होते हैं। क्या? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। राज कल्याण का काम करता है, चारों तरफ देखा जा रहा है। और देखेंगे अगर हम मार्क्स की थ्योरी की बात करें, जो सोवियत संघ में लागू किया गया, चल नहीं पाया। अब देखेंगे सोवियत संघ के अलावा चीन भी लागू किया था, लेकिन चीन समझ गया 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो चीन समझ गया कि बहुत जल्दी हम लोगों को अंदर अंदर पूंजीवादी व्यवस्था ला देना चाहिए। वो पूंजीवादी व्यवस्था ला दिया। तो एक चीज और बता देता हूं, मार्क्सवाद कभी भी विकसित देशों में पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये पूंजीवाद के विरुद्ध है। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? गरीब देशों में, विकासशील देशों में। भारत जब विकसित देश हो जाएगा तो ये भी सिलेबस से हटा दिया जाएगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जो थ्योरी दिया मार्क्स का, क्या कोई महत्व भी है? कुछ महत्व है। लोगों को तार्किक बनाता है, लोगों को अंधा नहीं बनाता। और ये क्या कहता है कि सबका कल्याण होना चाहिए, कहीं न कहीं मानववाद विकसित करना चाहता है, लेकिन साधन इसके क्या है? गलत है। इसीलिए मार्क्स और गांधी से तुलना किया जाता है। मार्क्स और गांधी के दोनों में मेल है, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन किस मामले में? साध्य के मामले में, साधन के मामले में दोनों विरोधाभास है। मार्क्स कहता है साध्य साधन दोनों खूनी होना चाहिए, यानी दोनों अपवित्र है। साधन को खूनी कहता है, जहां कि गांधी जी क्या कहते हैं? साधन पवित्र होना चाहिए और साधन भी पवित्र होना चाहिए। मार्क्स क्या कहता है? साधन जब खूनी क्रांति है तो अपवित्र हो गया, जबकि साध्य पवित्र है। इसलिए मार्क्स और गांधी जी में समानता क्या है? साध्य को लेकर के है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कल्याणकारी राज्य है। मार्क्स की थ्योरी को हटा देते हैं, जहां आप थे वहीं पुनः आ जाइए, मार्क्स में मत डूबिएगा। ठीक है, धन्यवाद।